हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ने चल रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अमेरिकन राइटर हैं। चलिए देखते हैं इनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइफ स्पैन 1874 टू 1963 तक है ना। 1874 से 1963 तक इनका जीवन काल रहा। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। दोस्तों, आप जानते ही हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। और हिज वर्क्स फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन इंग्लैंड अमेरिका। उनके वर्क जो है मुख्य रूप से रूरल लाइफ से बिलोंग किया करते थे। ठीक, ही ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम रिसीविंग 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री। उनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया कि पोएट्री के लिए 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला। अच्छा फैक्ट है। अब कौन कौन से किस वर्क पर मिला है इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, आगे मिलेगा। He becomes one of America's public literary figure, almost an artistic institution. He became one of the America's public literary figures. वो अमेरिका के एक मोस्ट पब्लिक लिटरेरी फिगर के रूप में विख्यात हुए अपने टाइम में। ऑलमोस्ट इज एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन। ठीक, एक आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन के पब्लिकली एक लिटरेरी फिगर के रूप में काफ़ी विख्यात थे। ही वॉज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पॉलिटिकल वर्क्स ऑन जुलाई 22, 1961। देखिए, इस बात को आप याद रखेंगे, उनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। कब? 1960 में। किस लिए? फॉर हिज पॉलिटिकल वर्क क्या था? ऑन जुलाई 22, 1961 फ्रॉस्ट वॉज नेम्ड पोएट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट। देखिए, फ्रॉस्ट का नाम पोएट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट के लिए भी सिलेक्ट किया गया। हिज कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड पोएट। उनको न्यू इंग्लैंड पोएट कहा गया। 2 फैक्ट महत्वपूर्ण है। पोएट लॉरिएट नहीं है, पोएट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट घोषित किया गया था उनको, पोएट लॉरिएट ऑफ वर्माउंट। और इंग्लैंड में उनको न्यू इंग्लैंड पोएट कहा गया। 1894 में क्या हुआ? ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम बटरफ्लाइज एंड एलेजी। ठीक, 1894 में उन्होंने उनका पहला वर्क था, पहला पोएम था, जीवन का पहला पोएम उन्होंने लिखा द बटरफ्लाइज एंड एलेजी नाम से। ठीक, और उसको उन्होंने बेच दिया था। देखिए, इन 1895 ही मैरिड एलिनोर मरियम वाइट। एलिनोर मरियम वाइट से उन्होंने मैरिज किया 1895 में। हिज फर्स्ट बुक ऑफ द पोएट्री अ बॉयज विल 1913। 1913 में उनकी पहली पोएटिक बुक आई, जो क्या नाम था? अ बॉयज विल। और उसके आगे 1914 में की बात करें तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया। नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया। और अ बॉयज विल 1913 में आया, जो कि उनका पहला बुक था ना। पहला यह था और दूसरा वाला नॉर्थ ऑफ बोस्टन था। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने लिया है। He made some important acquaintance including Edward Thomas, a member of group known as the Democ Poet. उनको एक डेमोक पोएट का एक एक्टिव मेंबर माना जाता था। अब देखिए डेमोक पोएट क्या होते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे एडवर्ड थॉमस के साथ डेमोक पोएट के रूप में भी काफ़ी पॉपुलर हुए। और इंस्पायरेशन फॉर द रोड नॉट टेकन उनकी पॉपुलर पोएम है, डेमोक पोएट से ही इंस्पायर्ड होकर लिखा था। और
डेमोक पोएट में टी.ई. हल्म्स एंड एजरा पाउंड भी आते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं डेमोक पोएट्स ये क्या था। यहाँ पर देखिए, डेमोक पोएट्स एन अमेरिकन ग्रुप्स, यह एक अमेरिकन ग्रुप था, पोएट का एक अमेरिकन ग्रुप था। दे वर अ लिटरेरी ग्रुप ऑफ अर्ली सेंचुरी हु मेड देयर होम्स नियर ग्लॉसेस्टर। ऐसे पोएट का एक समूह था जिनका होम ग्लॉसेस्टर के ही पास था। विलेज ऑफ डेमोक, डेमोक के गांव ना, विलेज ऑफ डेमोक में ग्लॉसेस्टर के पास आसपास के जितने पोएट थे उनको डेमोक पोएट कहा गया है। देखो पोएट कौन कौन थे इसमें? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे एंड लेशोल अबर्सक्रोम्बी, रूपर्ट ब्रूक, एडवर्ड थॉमस, विल्फ्राइड विल्सन गिब्सन एंड जॉन ड्रिंकवाटर। ये सारे पोएट जो थे इनको डेमोक पोएट्स कहा गया है क्योंकि इनका निवास स्थान ग्लॉसेस्टर के विलेज ऑफ डेमोक के ही पास के रहने वाले थे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही कॉल्ड हिज कोलोक्यूअल अप्रोच टू लैंग्वेज साउंड ऑफ सेंस। उनके लैंग्वेज अप्रोच को देखते हुए उन्हें द साउंड ऑफ सेंस कहा गया है। द साउंड ऑफ सेंस किसे कहा जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहा गया साउंड ऑफ सेंस। क्यों? क्योंकि उनकी जो कोलोक्यूअल थी, मतलब बोलचाल की जो उनकी वाणी पर अपनी जो पकड़ थी, अप्रोच थी, इस कारण से साउंड ऑफ सेंस के नाम से भी जाने गए। In 1924 he won the first of the 4 Pulitzer Prize for the books न्यू हैम्पशायर। इसको दोस्तों याद रखेंगे एकदम ध्यान से। पहला पुलिट्जर प्राइज उन्हें मिला था, एक पोएटिक कलेक्शन आया न्यू हैम्पशायर के रूप में, है ना। पहला बुक क्या था? न्यू हैम्पशायर, जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला सबसे पहली बार। कब मिला? 1924 में। ठीक, देखिए, न्यू हैम्पशायर अ पोएम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट, ये फुल टाइटल का नाम है, बुक का नाम है, जिसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1924 में। 1923 में लिखा गया दोस्तों, इसको आप जानते रहिए। 23 में लिखा गया था और 24 में पुलिट्जर प्राइज मिला। जिस वर्ष लिखा गया था उसके 1 वर्ष बाद ही प्राइज मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड बुक कौन थी? कलेक्टेड पोएम। देखिए, सेकंड जो पुलिट्जर प्राइज मिला उनको कलेक्टेड पोएम, एक पोएटिक संग्रह थी कलेक्टेड पोएम नाम से, 1931 में आई। और समझिएगा आप 32 में इसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला। एंड थर्ड बुक था फर्दर रेंज। फर्दर रेंज कब आई? 1937 में आई, तो 38 में उनको पुलिट्जर प्राइज मिला। ठीक। द फोर्थ विटनेस ट्री कब आई थी? लिखा गया है 1943, तो 44 में उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। ठीक, पब्लिकेशन के 1 वर्ष बाद पुलिट्जर प्राइज प्राप्त किया। तो ये 4 बुक के कलेक्शन को आप याद रखेंगे। कौन सी? न्यू हैम्पशायर, कलेक्टेड बुक्स, द फर्दर रेंज, विटनेस ट्री, ये 4 कलेक्शन थी, पोएटिक कलेक्शन, जिसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 पुलिट्जर प्राइज जीता। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। From 1940, Frost started residing in a flat which is named Pencil Pines। देखिए, 1940 से रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फ्लैट में रहने लगे थे जिसका नाम था पेंसिल पाइन्स, टिल एंड ऑफ हिज लाइफ। और कब तक रहे? अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने वहीं रहे थे। पेंसिल पाइन्स में ही जीवन के अंतिम क्षणों में जीवन बिताया। ठीक, चलिए। और हिज एपिटैथ कोट लास्ट लाइन्स फ्रॉम हिज पोएम द लेसन फॉर टुडे। उनकी जो एपिटैफ है, मीन्स कब्र पर उन पर जो वर्ड लिखे गए हैं, वो कहाँ से लिया गया था? उन्हीं की बुक्स द लेसन फॉर टुडे, जो कि 1942 में आई। लेसन फॉर टुडे से लिया गया था। कौन सी लाइन है? आई हैड ए लवर्स क्वेरल विद द वर्ड्स। आई हैड अ लवर्स क्वेरल विद द वर्ड। इस लाइन को आप याद रखेंगे। कहाँ पर लिखा गया?
उनके एपिटॉफ पर लिखा गया। ठीक, कहाँ से लिया गया था? उन्हीं की एक पोएम थी, लाइन फॉर टुडे, द लेसन फॉर 2 days। ठीक, चलिए। हैरियट Monroe said about the phrase, perhaps no other poet in our history has put the best of Yankee spirit into a book so completely। उन्होंने कहा है हैरियट ने, perhaps no other poet in our history has put the best of the Yankee spirit, मीन्स शायद ही देश का शायद ही उनके जैसा कोई पोएट हो जो इसके अंदर बहुत अजीब सी यंकी स्पिरिट का मतलब इतना बड़ा हृदय हो, है ना, स्पिरिट इनटू अ बुक सो कम्प्लीटली, जो अपने बुक से कंप्लीट कर सके। चलिए लाइन को याद रखेंगे। फ्रॉस्ट डिफाइंस पोएट्री एज प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। फ्रॉस्ट ने पोएट्री को डिफाइन किया था बहुत थोड़े शब्दों में, प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। पोएट्री से वैसे ही जैसे कि टेनिस खेलना बिना नेट के टेनिस खेलने के समान पोएट्री है ना। चलिए बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत थोड़े में ही। अब हम आगे देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स पोएम्स बाय फ्रॉस्ट। अब बॉयज़ विल अभी हमने डिस्कस किया था, उनकी पहली पोएटिक कलेक्शन थी, है ना, बॉयज़ विल्स, द फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम पब्लिश इन इंग्लैंड। पहली पोएटिक बुक थी जो इंग्लैंड में पब्लिश हुई। इस टाइटल वाज बोरोड फ्रॉम द लैंगफेलोज पोएम माई लास्ट यूथ। और जो बॉयज़ विल है इसका टाइटल लिया गया था लॉन्गफेलो की बुक पोएम से, माई लॉस्ट यूथ, जो कि लॉन्गफेलो की पोएम थी। इससे उन्होंने अ बॉयज़ विल नामक टाइटल लिया था। अ बॉयज़ विल इज़ द विंड्स विल। देखिए जो लॉन्गफेलो ने माई लास्ट यूथ पोएम लिखा था उनमें एक लाइन थी, बॉयज़ विल इज़ अ विंड्स विल एंड थॉट ऑफ यूथ आर लॉन्ग थॉट। तो यहीं से इन्होंने इस लाइन को लिया और अपने पोएम की टाइटल बना दी। ठीक, इट्स इंट्रोडक्शंस वाज गिवन बाय एज़रा पाउंड, जिसका इंट्रोडक्शन एज़रा पाउंड ने दिया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एज़रा पाउंड से काफ़ी प्रभावित थे। नॉर्थ ऑफ बोस्टन सेकंड वाली बुक आई 1914 में। दिस वॉल्यूम शो फ्रॉस्ट स्केच इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इस बुक से फ्रॉस्ट की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्किल झलकती है। द पॉस्चर, नॉर्थ ऑफ बोस्टन में ही कई पोएम हैं। द पॉस्चर एक इंट्रोडक्टरी पोएम के रूप में इंक्लूड है। मेंडिंग वॉल एग्जाम में आ सकता है। मेंडिंग वॉल किस बुक में पब्लिश हुआ? तो नॉर्थ ऑफ बोस्टन आप बताएंगे। इट्स नरेट्स अ स्टोरी ड्रॉ फ्रॉम रूरल इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड की रूरल ग्रामीण क्षेत्र की कहानी लिखी गई है। और फेमस लाइन क्या है इसमें? फेमस लाइन फ्रॉम द पोएम्स इज मेंडिंग वॉल, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। कहा जाता है अच्छी दीवारें जो है अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल। और ये भी कहा जहाँ हम रहते हैं वहाँ दीवार की कोई ज़रूरत नहीं है। सम थिंग्स देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल। देखिए 3 लाइन है, तीनों लाइन ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए चलते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डजंट लव अ वॉल, इस लाइन को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेंडिंग वॉल, मेंडिंग वॉल क्या है? इसमें भी कुछ खूबसूरत लाइन है। समटाइम्स देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है जो किसी वाल को नहीं मानता, मीन्स कोई किसी बंधन को नहीं मानते लोग। जो प्यार होता है, प्यार किसी बंधन को नहीं मानता, कहने का अर्थ है ही ओनली सेज गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। देखिए मेंडिंग वॉल की लाइन है। इट इज़ फ्रॉम द फ्रॉस्ट सेकंड कलेक्शन ऑफ द पोएट्री नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन पोएट्री की दूसरी कलेक्शन थी, 1914 में आई। पोएट्री की पहली कलेक्शन बुक थी अ बॉयज़ विल। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। डेथ ऑफ द हायर्ड मैन आफ्टर एप्पल पिकिंग फोकसेस ऑन द थीम ऑफ द स्लीप ड्रीमिंग। जो आफ्टर एप्पल पिकिंग है वह स्लीप ड्रीमिंग पर फोकस करता है कि लोग जब सोते हुए सपने देखते हैं तो उसकी थीम है, यही थीम है। और डेथ ऑफ द हायर्ड मैन ये भी उनकी कविता है।
थर्ड नंबर माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल क्या है दोस्तों? यह 1916 में आई, 1916 में आई थी, जिसमें 5 लिरिक्स वेर कंप्लीटेड अंडर द टाइटल ऑफ हिज वाइफ। माउंटेन इंटरवल्स 1916 में आई, जिसमें हिज वाइफ नाम के टाइटल से 5 लिरिक लिखे गए हैं ना, 5 लिरिक मिलता है। द रोड नॉट टेकन बड़ी खूबसूरत पोएम है, सभी ने पढ़ा है, आई होप सभी ने पढ़ा है। द टू रोड ड्राइवर्स इन येलो वुड एंड आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and one bit travel long I stood, I looked down one as far as I could, where it bent to the undergrowth, है ना। बड़ी खूबसूरत लाइन है कि 2 रोड अचानक येलो वुड में जाके बेंड हो जाते हैं, मीन्स 2 साइड में निकल जाते हैं। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कभी कहता है कि अब मैं दोनों पे तो एक साथ चल नहीं सकता। बी वन ट्रेवलर्स लॉन्ग, क्योंकि एक साथ एक ट्रैवलर एक ही रास्ते पे चल सकता है। सो लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं वहीं पहले रुक गया, फिर सोचने लगा कि किस रास्ते पर मैं चलूं, किसी एक को चुनना था। एंड लुक डाउन वंस फार एज आई कुड, तो एक रास्ते को देखा जहाँ तक दिख सकता था, देखा कहाँ तक दिख सकता था, टू वेयर इट बेंड द अंडरग्रोथ, मीन्स जहाँ तक दिख सकता था वो देखा। और जैसे मान लो ये रास्ता है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा और रास्ता बेंड हो गया तो इसके आगे नहीं दिख पाएगा। तो वही कह रहा है जहाँ तक दिख सकता था मैंने देखा इस रास्ते को और फिर वह अंडर ग्रोथ हो गया, मतलब आगे बढ़ गया। अच्छी पोएम है, सभी ने पढ़ा है, ध्यान देंगे लाइन को। देयर आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम पब्लिश इन 1916, यह ओपनिंग लाइन थी, ये ओपनिंग लाइन है जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। एंड इट इज़ द पोएम इन द कलेक्शन माउंटेन इंटरवल। कहा जाए द रोड नॉट टेकन पोएम किस कलेक्शन में आई? तो माउंटेन इंटरवल में आई थी। क्लियर। बर्चेज बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, 1969 में आई, 1969 में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ द वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम में आई थी, किसमें? माउंटेन इंटरवल में आई थी। बर्चेज फेमस लाइन क्या है? अर्थ्स राइट प्लेस फॉर लव। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है और बर्चेज से लिया गया है। बर्चेज किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? माउंटेन इंटरवल में पब्लिश हुआ था। क्लियर। अर्थ राइट प्लेस फॉर द लव, इस लव के लिए अर्थ ही सबसे अच्छा स्थान है। देखिए बर्चेज पोएम की और लाइन कुछ देखते हैं। व्हेन आई सी बर्चेज बेंड टू द लेफ्ट एंड राइट, बर्चेज में होता है ब्रांचेज की डालियाँ जो शाखाएं होती है उसको बर्चेज कहा गया है। व्हेन आई सी बर्चेज बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्लेटर डार्कर ट्रीज, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीन स्विंगिंग देम ना। वही कभी कहता है यहाँ पर, व्हेन आई सी बर्चेज बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, जब वृक्ष की शाखाएं जब हवा चलता है तो लेफ्ट एंड राइट को हिलती रहती है ना, शाखाएं झूलती रहती हैं हवा से। तो वही कह रहा है इस सब मैं शाखाओं को लेफ्ट एंड राइट झूमते हुए देखता हूँ, बेंट होते हुए, अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्टेट डार्कर साइड, मीन्स वृक्ष के दोनों साइड में घूमते हुए देखता हूँ। आई लाइक टू थिंक, मैं सोच में पड़ जाता हूँ, सम बॉयज बीइंग स्विंगिंग देम, कि शायद कोई बच्चे होंगे, कुछ लड़के होंगे जो उसको उस शाखा को झुला रहे हैं, है ना। टुवर्ड सेवन स्टिल द ट्री could bear no more but tripped it tops and set me down again। दोस्तों इस लाइन को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करना बड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाएगा, लाइन को आप ध्यान देंगे, बर्चेज की लाइनें हैं, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट उसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। द पोएम बर्चेज वॉज कलेक्टेड इन फर्स्ट थर्ड कलेक्शन ऑफ द पोएट्री माउंटेन इंटरवल। देखिए पोएट्री की तीसरी थर्ड कलेक्शन थी माउंटेन इंटरवल, इसमें बर्चेज नाम का पोएम आया। बर्चेज कब आया? 1916 में आया। अगला पोएम आउट, यह भी एक पोएम है, आया था। सेलेक्टेड पोएम्स 1923 इंक्लूड्स पोएम फ्रॉम फर्स्ट 3 वॉल्यूम एंड पोएम द रनवे। देखिए इसी में एक पोएम एक रनवे नाम से पोएट्रिक वॉल्यूम आया,
न्यू हैम्पशायर। अब अगली पोएम देख लेते हैं। रनवे भी जानते रहिए, उसी पोएम में आया था। और न्यू हैम्पशायर, इट्स अटैक अमेरिकन ग्लोरिफिकेशन ऑफ मटेरियलिज्म एंड क्या है, कॉमर्शलाइजेशन। जो न्यू हैम्पशायर है ये अमेरिकन ग्लोरिफिकेशन मीन्स अमेरिकन की आभा, सुंदरता, ग्लोरी, किसकी ग्लोरी, मटेरियलिज्म मीन्स भौतिकता की ग्लोरी को दिखाया है। और कॉमर्शलाइजेशन में वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण और भौतिकीकरण के बारे में न्यू हैम्पशायर ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। आगे देखिए, नथिंग गोल्ड कैन से, यह भी न्यू हैम्पशायर कलेक्शन में आया, क्योंकि यह पहली उनकी बुक कलेक्शन थी, पोएटिक कलेक्शन, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या जीता, पुलिट्जर प्राइज ना, पुलिट्जर प्राइज जीता, पहली बार पुलिट्जर प्राइज जीता था। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग, दोस्तों यह भी आपने कई बार पढ़ा होगा। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा गया बड़ी खूबसूरत पोएम है, लेकिन किस में आई थी, न्यू हैम्पशायर में पब्लिश हुआ है। इस बात को आप याद रखेंगे कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग किस पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश हुई, तो न्यू हैम्पशायर। फ्रॉस्ट कॉल्ड इट माय बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस। फ्रॉस्ट ने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग पोएम के बारे में बोला है माय बेस्ट बिड फॉर रिमेम्बरेंस, ये सबसे यादगार पोएम ना। इट इज़ रिटन इन टेट्रामीटर में लिखा गया है स्टॉपिंग बाय वुड्स इन रुबैयत स्टैंजा, जिसकी लाइन को रुबैयत स्टैंजा कहा जाता है। क्रिएटेड बाय एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने रुबैयत स्टैंजा क्रिएट किया था, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टॉपिंग बाय वुड्स में इसकी स्टाइल का यूज किया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोएम देखिए, स्टॉपिंग बाय वुड्स पोएम जो है एक बार रीड कर दे रहे हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक्स आई नो, दिस हिज हाउस इन हिज द विलेज दो, he will not see me to stopping here to wash his woods fill up with snow। देखिए जरा एक्सप्लेन कर दूं, कभी कहता है कि यह वुड्स जंगल किसका है, आई थिंक्स आई नो, शायद मैं जानता हूँ, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, लगता है उनका घर इसी गांव में है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, लेकिन जिसका भी है वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएंगे। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद द स्नो, जो यह वुड्स जंगल है बर्फ से ढका हुआ है, उसके मालिक मुझे शायद नहीं देख पाएंगे। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक्स इट क्वियर, लेकिन मेरा घोड़ा जो है वह भी बहुत अजीब सोच रहा है। टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, क्योंकि घोड़ा भी मेरा सोच रहा है बिना आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है और मेरे मालिक क्यों यहाँ रुक गए। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, इस जंगल के बीच फ्रोजन लेक मीन्स जहाँ पर झीलें जो है जम चुकी हैं, वहाँ पर मेरे मालिक क्यों रुक गए। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और आज ईयर का सबसे डार्केस्ट इवनिंग है, तो घोड़ा भी बड़ा परेशान फील कर रहा है, लगता है ऐसा कभी सोचता है कि मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि इस स्थान पर मेरे मालिक क्यों रुक गए। क्लियर, चलिए। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake, फिर वो घोड़ा अपना हार्नेस में जो घंटी होती बजाता है ताकि मालिक जान जाए कि शायद उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। The only other sound sweep of easy winds and doing flag, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बस हवाओं की चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, है ना। अगली 4 जो लाइन है बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि इस लाइन को पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद किया करते थे, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई उनके बेंच पर, उनके बेड पर यह 4 लाइन की कविताएं थी। यह लाइन उनके बेड पर पड़ी मिली थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, कहता है वुड्स तो डार्क एंड डीप है, लेकिन मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मुझे चलना होगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब थकने से पहले, हिम्मत हारने से पहले मुझे अभी मीलों दूरी तय करनी है। कहने का मतलब जीवन में मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अभी थकना नहीं है।
चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। पोयम की लाइन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को याद रखेंगे, आ सकता है एग्जाम में। आगे देखिए दोस्तों, फायर एंड आइस, इट इज इंस्पायर्ड बाय द पैसेज इन कैंटो 32 ऑफ डांटे इन्फर्नो। देखिए फायर एंड आइस ये भी बड़ी पॉपुलर पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और इस पोयम को लिखने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहाँ से इसका इंस्पायरेशन लिया था? डांटे ने लिखा है इन्फर्नो के कैंटो नंबर 32, इन्फर्नो के 32वें कैंटो से इंस्पायर होकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है फायर एंड आइस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट रनिंग ब्रूक, ये भी ऑन द अकाउंट ऑफ दिस वॉल्यूम फ्रॉस्ट इज कॉल्ड द होम स्पन फिलोसफर। देखिए इसी वॉल्यूम के चलते, वेस्ट रनिंग ब्रूक वॉल्यूम के चलते, जो कि 1928 में आई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को होम स्पन फिलोसफर कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर रेंज कब आई? फर्दर रेंज आई थी 1936 में, 1936 में फर्दर रेंज आई। जैसा कि आपको हमने अभी बताया, फर्दर रेंज के लिए भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला था। इट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। फर्दर रेंज जो थी 2 भागों में डिवाइड थी, टेकन डबली एंड टेकन सिंगली, ना डबली एंड सिंगली 2 भागों में डिवाइड था। अ विटनेस ट्री दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हो सकता है, बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट हैं बहुत डीप, क्योंकि पीजीटी बहुत डीप तो नहीं पूछा जाता है ना, इसलिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक कलेक्शन है। अ विटनेस ट्री, देखिए अ विटनेस ट्री 1942 में आई। द गिफ्ट आउटराइट, इसके अंदर गिफ्ट आउटराइट, द सिल्कन टेंट 2 मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कविता थी। अगला पोएटिक कलेक्शन था स्टीपल बस, द स्टीपल बस 1947 में आई थी। और 9th नंबर एन आफ्टर वर्ड इन द क्लियरिंग 1962, इट इज़ द फर्स्ट लास्ट पोएम एंड इट्स कॉल्ड स्वान सॉन्ग। देखिए यह माना जाता इन द क्लियरिंग 1962 में आई, जो कि स्वान सॉन्ग माना जाता है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम रचना, फ्रॉस्ट की अंतिम रचना, अंतिम कविता मानी जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे, कौन सी? इन द क्लियरिंग 1962 में आई, स्वान सॉन्ग के रूप में जानी जाती है। चलिए दोस्तों, प्ले ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ प्लेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवे आउट 1 एक्ट प्ले, अवे आउट उन्होंने लिखा था, जो कि 1 एक्ट प्ले था। द काउज इन द कॉर्न, 1 एक्ट आयरिश प्ले इन राइम। देखिए 1929 में लिखी गई थी काउ इन द कॉर्न, जो कि 1 एक्ट की थी, लेकिन आयरिश प्ले थी। एंड मॉस्क ऑफ रीजन क्या था? मॉस्क ऑफ रीजन कब आया? 1945 में आया मॉस्क ऑफ रीजन। इट इज़ द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ जॉब, एक जॉब संबंधित, एक बिब्लिकल बाइबल से संबंधित कहानी है। इन इट्स फ्रॉस्ट लाइक मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, इसमें मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट को लाइक करते हैं, उसका डिस्कस किया है। एंड वांट टू जस्टिफाई वे ऑफ गॉड टू द मैन, है ना। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने की मुख्य थीम क्या थी? जस्टिफाई वे ऑफ गॉड टू द मैन, तो उसी को उन्होंने अपने इस कलेक्शन में लिया है मॉस्क ऑफ रीजन में। ठीक, चलिए, इट हैज़ 42 चैप्टर, मॉस्क ऑफ रीजन 42 चैप्टर इंक्लूड है। 4th नंबर देखिए, मॉस्क ऑफ मर्सी 1947 में आई। इट हैज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन पैराडाइज रिगेन, यह भी मिल्टन के ही एक दूसरे महान रचना कर सकते हैं, पैराडाइज रिगेन से प्रेरित होकर लिखा गया था। मॉस्क ऑफ मर्सी कब लिखा गया? 1947 में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने
रॉबर्ट फ्रॉस्ट से जुड़ी हुई उनकी पोएटिक कलेक्शन वर्क से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें लोगों में, और हाँ, इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।